हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखिए, दो बिंदु हैं ए और बी, और हमें बोला जाता है बिंदु बी का बिंदु ए के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो नियम यह बोलता है कि जिस बिंदु का स्थिति सदिश निकालो उस पर आना चाहिए हेड, और जिस बिंदु के सापेक्ष निकालो उस पर आना चाहिए टेल। मैं क्या बोल रहा हूं? बी का ए के सापेक्ष, तो बी का इसलिए बी पर हेड, और ए के सापेक्ष इसलिए ए पर टेल, और इसे हम कहेंगे बच्चों ए बी वेक्टर। यहां मैंने क्या किया है, तीन अक्ष ली हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और तीनों जहां काट रही है वहां मूल बिंदु O है, और ये दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2। आवेश Q1 का O के सापेक्ष, इसलिए देखो Q1 का O के सापेक्ष, इसलिए O पर टेल और Q1 पर हेड, स्थिति सदिश R1 वेक्टर। आवेश Q2 का O के सापेक्ष, Q2 पर हेड, O पर टेल, स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। देखिए इसको कॉपी में कैसा लिखा जाएगा। माना दो स्थिर बिंदुवत आवेशों Q1 व Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर हैं। अतः आवेश Q2 का आवेश Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। देखिए बेटा, Q2 का Q1 के सापेक्ष, तो Q1 पर आएगी टेल, Q2 पर आएगा हेड। Q2 का Q1 के सापेक्ष क्या हो गया बच्चों? AB वेक्टर, AB वेक्टर। अच्छा, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में हमें लगाना है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, जो हमने 11th में पढ़ा था। देखो, त्रिभुज नियम लगाने का तरीका क्या है। किसी भी त्रिभुज में अगर आपको त्रिभुज नियम लगाना हो तो सबसे पहले आप उस त्रिभुज में दो क्रमागत भुजाओं को ढूंढेंगे। अब क्रमागत भुजाएं कौन सी होती हैं? दो भुजाएं ऐसी हो या दो सदिश ऐसे हो कि एक सदिश का हेड दूसरे सदिश के टेल के साथ मिल रहा हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रमागत भुजाएं। हमें उन क्रमागत भुजाओं को जोड़ना है, और जोड़ करके जो तीसरी भुजा है या जो तीसरा सदिश है उसके इक्वल कर देना है। देखिए बेटा, इसमें लगाते हैं, त्रिभुज नियम में लगा रहा हूं। उसके अंदर क्रमागत भुजाएं कौन सी है? OA और AB, ये दोनों क्रमागत भुजाएं। देखो, इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो ये दोनों क्रमागत भुजाएं हैं। क्रमागत भुजाओं को जोड़ो, मतलब OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। क्रमागत भुजाओं को जोड़ो और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में OB वेक्टर के बराबर कर दो। ठीक है, क्रमागत भुजाओं को जोड़ना है और तीसरी भुजा के बराबर कर देना है। तो हमारे पास क्या आया? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो AB वेक्टर चाहिए, तो यहां से AB वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? AB वेक्टर आ जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB माइनस OA। अच्छा, AB वेक्टर को हम नाम दे देते हैं बेटा R21 वेक्टर। इसको हमने नाम दे दिया R21 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2
विद रेस्पेक्ट टू 1, R21 वेक्टर। स्थिति सदिश 2 का 1 के सापेक्ष। अच्छा, OB वेक्टर क्या है बच्चों? R2 वेक्टर, और OA वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर। समीकरण नंबर 1 सही है। अच्छा बच्चों, आगे देखना, आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया विद्युत बल, आवेश Q2 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है? आवेश Q1 लगा रहा है। लगाया गया विद्युत बल, इसको लिखेंगे हम F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2/1, F21 वेक्टर। अच्छा बच्चों देखो, एक चीज देखना, मैं मान लेता हूं ऐसा कि मान लो ये दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि जो भी बल लगता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, है ना। तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा। Q2 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। तो Q1 ने Q2 को प्रतिकर्षित किया, Q1 ने Q2 को दूर धक्का दिया, तो ये F21 वेक्टर। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन R21 की है ना, वही डायरेक्शन F21 की है। अच्छा बच्चों, अब मेरे को इस F21 वेक्टर का मान निकालना है। तो देखो 11 में हमने पढ़ा था इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है बेटा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो इससे A वेक्टर बराबर क्या जाएगा? A के। ये किसी भी सदिश राशि को लिखने का तरीका होता है। सदिश राशि बराबर सदिश राशि का परिमाण और इकाई सदिश। और ये इकाई सदिश का काम क्या है? ये इकाई सदिश उस सदिश की दिशा को बताएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों देखो इधर ध्यान देना, तो मेरे को बल निकालना है, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1। सबसे पहले मैं निकालूंगा बल का मान और फिर बल की दिशा। तो देखो बल का मान तो कूलाम के नियम से आ जाएगा, बल का मान कूलाम के नियम से आ जाएगा। कूलाम का नियम क्या बोलता है? K Q1 Q2, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो। दोनों के बीच की दूरी देखो बेटा, दोनों के बीच की दूरी मतलब इस तीर की लंबाई। दोनों के बीच की दूरी मतलब ये जो तीर है इस तीर की लंबाई। और 11 में हमने पढ़ा था कि जो तीर की लंबाई होती है ना, 11th में देखो हमारे ये बात आई थी कि किसी भी सदिश राशि को एक तीर के निशान की सहायता से निरूपित करते हैं। किसी भी सदिश राशि को एक तीर के निशान की सहायता से निरूपित करते हैं। उस तीर के निशान की जो लंबाई होती है वो सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है, और जो तीर की दिशा होती है वो सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो कूलाम का नियम में लगा रहा हूं, K Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब इस तीर की लंबाई। तीर की लंबाई मतलब इस सदिश राशि का परिमाण, है ना। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मतलब तीर की लंबाई, और तीर की लंबाई मतलब इस सदिश राशि का परिमाण। तो इस सदिश राशि का परिमाण मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ये सदिश राशि का परिमाण मॉड ऑफ R21 वेक्टर, और बीच की दूरी का स्क्वायर तो बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बतानी है इसकी दिशा। अच्छा इसकी दिशा किधर है? देखो जो दिशा R21 की है, जो दिशा R21 वेक्टर की, वही दिशा F21 वेक्टर की। ठीक है, तो इसकी दिशा बताने के लिए मैंने लगा दिया इकाई सदिश R21 कैप। ठीक है, ये आया था ना अपने कि जैसे कोई भी सदिश
ए कैप इकाई सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, तो सदिश बराबर ए कैप। ये सदिश राशि को लिखने का तरीका होता है, ये सदिश राशि, फिर बराबर, फिर उसका मान और फिर उसकी दिशा। ए कैप का काम क्या है? ए की दिशा बताना। ठीक है, तो ये जो R21 वेक्टर है, ये जो R21 वेक्टर है, इसका इकाई सदिश क्या होगा? R21 कैप, R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर का इकाई सदिश R21 कैप, और जो दिशा R21 वेक्टर की वही दिशा R21 कैप की, और वही दिशा F21 वेक्टर की, है ना। तो F21 वेक्टर की दिशा बताने के लिए मैंने क्या लगा दिया? R21 कैप। अब आगे देखो, या F21 वेक्टर इज इक्वल टू KQ1 Q2 मॉड ऑफ R21 स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये इकाई सदिश, और इकाई सदिश को लिख दें सदिश बटे सदिश का परिमाण। इकाई सदिश को लिख दिया मैंने सदिश बटे सदिश का परिमाण, R21 वेक्टर बटे मॉड ऑफ R21 वेक्टर। क्या आ गया बच्चों? ये आ गया KQ1 Q2 मॉड ऑफ R21 क्यूब R21 वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको। अब देखना बच्चों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये जो आपको R21 वेक्टर दिख रहा है, R21 वेक्टर की जगह R2 माइनस R1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से F21 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 मॉड ऑफ R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की जगह कर देंगे R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब, और इधर बच्चों R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, एक बार फटाफट देख लो, अच्छे से समझ लो, तुमको समझ में आ जाए इसलिए वापस दोबारा बता रहा हूं। हमने क्या किया है, माना दो स्थिर बिंदुवत आवेशों Q1 व Q2 का, माना दो स्थिर बिंदुवत आवेशों Q1 व Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल r1 वेक्टर व स्मॉल r2 वेक्टर हैं। O पर टेल आएगी दोनों की, क्योंकि O के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अतः आवेश Q2 का आवेश Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, Q2 का Q1 के सापेक्ष, इसलिए Q2 पर हेड और Q1 पर टेल। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको OAB, इसमें हमने लगाया था त्रिभुज नियम, और त्रिभुज नियम लगाने के लिए हमने क्या किया, क्रमागत भुजाओं को जोड़ा और तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होती है उसके बराबर कर दिया। क्रमागत भुजाओं को कैसे पहचानते हैं? अगर एक सदिश का टेल दूसरे सदिश के हेड के साथ मिलता है तो वो दोनों क्रमागत होते हैं। जैसे यहां पर देखो, OA का हेड और AB का टेल मिल रहा है तो ये दोनों क्रमागत हैं। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर को जोड़ेंगे तो OB वेक्टर के बराबर हो जाएगा, और फिर पक्षांतरण कर देंगे तो AB बराबर OB माइनस OA आ जाएगा। AB वेक्टर बराबर OB माइनस OA। अच्छा बेटा, अब AB वेक्टर को लिख दिया अपन ने R21, OB वेक्टर को R2, और ये हो गया R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगाया गया विद्युत बल फोर्स ऑन 2/1, है ना, फोर्स ऑन 2/1। मैंने एक चीज अज्यूम कर ली कि ये दोनों समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो आवेश Q1 आवेश Q2 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो प्रतिकर्षित इसने कर दिया, और देखा मैंने प्रतिकर्षित किया तो कि जो दिशा R21 वेक्टर की है ना,
वही दिशा F21 वेक्टर की है। मतलब R21 वेक्टर का इकाई सदिश, R21 वेक्टर का जो इकाई सदिश है वो R21 वेक्टर की दिशा तो बताएगा ही, साथ साथ में वो F21 वेक्टर की दिशा भी बताएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है ना। तो ये सदिश राशि, ये सदिश राशि का मान और ये सदिश राशि की दिशा, है ना। मान निकाला हमने कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या बोलता है, K Q1 Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब तीर की लंबाई, और तीर की लंबाई मतलब इस सदिश राशि का, तीर की लंबाई मतलब ये जो सदिश राशि है उसका परिमाण, तो R21 वेक्टर का परिमाण मॉड ऑफ R21 वेक्टर, और बीच की दूरी का स्क्वायर, और दिशा बताने के लिए इकाई सदिश R21 है। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो इकाई सदिश है इसको हमने लिख दिया सदिश बटे सदिश का परिमाण, फिर ये स्क्वायर और ये घात एक क्या हो गया, क्यूब, और फिर जहां R21 वेक्टर था वो R21 वेक्टर की जगह हमने लगा दिया R2 माइनस R1, है ना, तो R2 माइनस। अब आगे देखना, अभी हमने सारा काम किया Q1 से Q2 की तरफ, अब यही काम करना है Q2 से Q1 की तरफ। देखना बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, ठीक है। यहां पर आपको कूलाम के नियम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो, वापस में अब क्या कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं। ये मैंने बनाया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, और ये मूल बिंदु O, इसका इकाई सदिश आई कैप, इसका जे कैप, इसका के कैप, और ये 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 जो पॉइंट A पर रखा है, और Q1 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था, R1 वेक्टर। ऐसे ही बच्चों Q2 का O के सापेक्ष, Q2 का O के सापेक्ष स्थिति सदिश OB वेक्टर जो था आपके R2 वेक्टर। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला था, आवेश Q2 का आवेश Q1 के सापेक्ष। अब मैं बोलूंगा आवेश Q1 का आवेश Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष, इसलिए Q1 पर आ गया हेड और Q2 पर आ गया टेल। ठीक है, और इस त्रिभुज में अगर मैं वापस त्रिभुज नियम लगाऊं बच्चों, देखो इस त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगाता हूं, तो त्रिभुज नियम क्या बोलता है, क्रमागत भुजाओं को जोड़ो और तीसरी भुजा विपरीत क्रम के बराबर कर दो। तो इसके अंदर क्रमागत भुजाएं कौन सी है, OB और BA, क्योंकि इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है ना। तो OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, ये क्रमागत भुजा है, और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में बच्चों OA वेक्टर। हमें क्या चाहिए, Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष, मतलब हमें चाहिए BA वेक्टर, हमें चाहिए BA वेक्टर। तो BA वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से BA वेक्टर आ जाएगा OA माइनस OB। ठीक है, और BA वेक्टर को हम लिख देते हैं R12 वेक्टर, इसको हम लिख देते हैं R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, मतलब जहां पहले वाले हिस्से में जहां 1 था ना वहां 2 करना है, और जहां 2 था ना वहां 1 कर देना है, बस ये अगले वाला हिस्सा भी हो जाएगा। फिर भी मैं तुमको समझा रहा हूं, देखो ध्यान देना। आवेश Q1 का आवेश Q2 के सापेक्ष,
Q1 का Q2 के सापेक्ष, तो Q2 पर आया टेल और Q1 पर आया हेड, और इसको नाम दिया हमने R12 वेक्टर, और R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसके बाद देखना बेटा, आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया विद्युत बल, लगाया गया विद्युत बल F12 वेक्टर, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स 1 पर किसके द्वारा, 2 के द्वारा, F12 वेक्टर। देखो वही तरीका, सबसे पहले बल का परिमाण और फिर बल की दिशा। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये दोनों समान प्रकृति के हैं, तो Q2 भी Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो Q2 ने Q1 को प्रतिकर्षित किया तो ये बल इधर लग जाएगा, F12 वेक्टर। मतलब जो डायरेक्शन R12 की वही डायरेक्शन F12 की, तो ये जो यूनिट वेक्टर है R12 के, R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का इकाई सदिश R12 के, ये इकाई सदिश इसकी दिशा भी बताएगा, ये इकाई सदिश इसकी दिशा भी बताएगा, क्योंकि इन दोनों की दिशा एक ही है। ठीक है, F12 वेक्टर। सबसे पहले बल का मान, बल का मान कूलाम के नियम से K, पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी मतलब इस तीर की लंबाई, इस तीर की लंबाई मतलब इस सदिश राशि का परिमाण, तो इस सदिश राशि का परिमाण मोड ऑफ R12 वेक्टर, और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया, और दिशा बताने के लिए इकाई सदिश R12 कैप लगा दी। ठीक है, या F12 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2, अच्छा मॉड ऑफ R12 का स्क्वायर, अच्छा वही ये इकाई सदिश है, इकाई सदिश को क्या लिख दिया, सदिश बटे सदिश का परिमाण, और ये स्क्वायर और ये 1 क्या बन गया, क्यूब। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, K Q1 Q2 मॉड ऑफ R12 का क्यूब, R12 कैप, मॉड ऑफ R12 का क्यूब R12 कैप। ठीक है, R12 वेक्टर, सॉरी R12 वेक्टर। अब समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व समीकरण 5 से आपको ये जो R12 वेक्टर दिख रहा है, R12 वेक्टर की जगह R1 माइनस R2 कर देंगे, तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर देखो K Q1 Q2 है ना, मॉड ऑफ R12 वेक्टर को R1 माइनस R2 क्यूब और R12 वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 6 हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कंपैरिजन करेंगे समीकरण 3 का और समीकरण 6 का। देखिए बच्चों क्या आएगा, एक हिस्सा समझ में आ गया ना इसका, फर्स्ट था, तो फिर सेकंड हाफ डेरिवेशन बड़ी आसान हो जाएगी। वहां जहां पहले 1 लिखा था ना वहां 2 कर देना, और जहां पहले 2 लिखा था वहां बाद में 1 कर देना, अगला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 6 तक आ जाओगे। अब समीकरण 3 और 6 को आप अच्छे से देखना, समीकरण 3 व समीकरण 6 मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं। देखो बेटा, K Q1 Q2, K Q1 Q2 सेम है, ये मॉड ऑफ R2 माइनस R1, ये मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और ये मोड का मतलब क्या बताया था मैंने, दूरी। ये मोड का मतलब क्या था, दूरी बताई थी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब तीर की लंबाई। तो एक बार तो देखो दूरी सुनो, एक बार तो दूरी ऐसे निकाली Q1 से Q2, और एक बार दूरी निकाली Q2 से Q1, और दूरी में कोई दिक्कत नहीं रहा भाई, स्केल ऐसे रख के निकालो चाहे स्केल ऐसे रख के निकालो, दूरी तो बराबर आएगी, क्योंकि दूरी तो अदिश राशि होती है भाई, दूरी में दिशा तो होती नहीं है, है ना।
चाहे दूरी ऐसे निकालो चाहे दूरी ऐसे निकालो, एक बार दूरी ऐसे निकाली थी और एक बार दूरी ऐसे निकाली थी, है ना। और दूरी अदिश राशि है, दूरी में दिशा नहीं है, तो चाहे ऐसे मापो दूरी चाहे ऐसे मापो दूरी, दोनों दूरियां बराबर आएगी, है ना। तो ये और ये भी सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है। अच्छा इधर देखना, अगर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं इधर, तो इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा, तो बेटा ये R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी सेम है, देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व समीकरण 6 से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, है ना। और ऐसा हमने 11th में पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, मतलब फोर्स 1/2, फोर्स ऑन 2/1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन ये जो माइनस का चिन्ह आ रहा है वो इंडिकेट करेगा कि इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक है, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे पर, ये जो आवेश है Q1 और Q2, दोनों आवेश एक दूसरे पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत विद्युत बल लगाते हैं, वह क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं, है ना। Q1 ने Q2 पे जितना बल लगाया, Q2 ने Q1 पर उतना ही बल लगाया, दोनों बलों का मान सेम था, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन थी ना, वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या थी, अपोजिट थी। ठीक है, मतलब कूलाम के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है, ये हमने इस कूलाम के नियम के सदिश निरूपण से समझा है। ठीक है, कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम, थोड़ी लंबी क्लास चल रही है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की कंडीशंस, कूलाम के नियम की लिमिट्स पढ़ेंगे, कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे, फिर हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल कल वाली क्लास में ही शुरू कर देंगे। ठीक है,